अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग पब्लिक और स्क्रीन के उस तरफ बैठी सारी पब्लिक को आज का दिन बहुत मुबारक हो क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा है। जी मुझे कहते हैं सोहा अफजल, हैप्पी मंडे फ्रॉम माय साइड। प्लस लाहौर का चूंकि मौसम बहुत अच्छा है तो मुझे उम्मीद है कि इंथुजियास्टिक होकर आज फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक यानी मंडे का आप आगाज करेंगे। मैं एक चीज सोच रही थी कि बड़ा कसरत से हम इस्तेमाल करते हैं दो तीन लफ्जों को अपनी जिंदगी में, क्योंकि मौसम से रिलेट कर रही हूँ इसलिए मैंने सोचा कि मॉर्निंग थॉट यहाँ पर एक थ्रो करती हूँ ताकि आप सबको पता हो कि आपने अपने दिन का आगाज कैसे करना है। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस ये लफ्ज़ हम बड़ी कसरत से आम अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं, जबकि इटसेल्फ ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। कोई थोड़ा सा परेशान होगा तो हम कहेंगे ये स्ट्रेस में है, थोड़ी सी एंजाइटी होगी तो भी ये डिप्रेशन में चला गया। मौसम अच्छा है तो अपने दिल का मौसम, दिल का हाल भी अच्छा करके आप चीज़ों को अगर इमेजिन अच्छा करेंगे, गुमान अच्छा करेंगे तो चीज़ें अच्छी होंगी। इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल कम करें और अच्छे से अपने दिन का और वीक का आगाज़ करें। मेरे साथ हमेशा की तरह होते हैं हरमीत, लेकिन अब्दुल रऊफ साहब भी होते हैं जो कि आज नहीं है। मौसम अच्छा था तो मुझे लगता है कि उन्होंने भी प्लान किया होगा कि आज फर्स्ट वर्किंग डे कहाँ गुजारना है। हरमीत के पास चलते हैं। हरमीत, आपको भी हैप्पी मंडे फ्रॉम माई साइड। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, हैप्पी मंडे टू यू और हमारे नाज़रीन को भी। और जिस तरह आपने बात की कि रऊफ साहब, तो मुझे यकीन है कि लाहौर का मौसम इतना खूबसूरत है तो जाहिर बात है कि रऊफ साहब की नीयत बदली होगी कि नहीं आज मौसम एंजॉय करना है, स्टूडियो नहीं जाना है। लेकिन ये है कि हम रऊफ साहब को मिस करते हैं हमेशा की तरह। और आपकी बात दुरुस्त है कि हमेशा अपनी सुबह की जो शुरुआत है वो पॉजिटिव चीज़ों से अगर हम शुरू करते हैं तो हमारा दिन, हमारी रात, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं और हमारी जो पॉजिटिविटी है, हमारा रुझान जो है वो पॉजिटिव तरफ ज़्यादा बढ़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो नेगेटिव है वो निकल जाती हैं, एक साइड पे हो जाती हैं और हमारी लाइफ का एक नया ढंग, एक नया स्टाइल से उसकी जो शुरुआत है वो शुरू हो जाती है। बहरहाल यहाँ का मौसम भी औसम है, कम नहीं है यहाँ। चले जी, आपका मौसम वहाँ का हमेशा ही अच्छा होता है, लाहौरियों का मौसम कभी कभी अच्छा होता है इसलिए हम ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। तो मेरा प्रोग्राम का आगाज भी ऐसी था। खैर ऑप्टिमिस्ट होकर अपने वीक का आगाज करें, लेकिन आगाज से एक बात है हरमीत, कल आपने भी सोशल मीडिया देखा होगा, मैंने भी बहुत सारा देखा, कोई चीज़ कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी किसी भी तरह से ख़त्म हो सकती है। हमने कल सोशल मीडिया पे एक ऐसी खबर देखी जो बहुत अफसोसनाक भी थी, मुझे बहुत दुख भी हुआ, बाकायदा तकलीफ़ हुई। मैंने ज़िंदगी की हकीकत को करीब से देखने की कोशिश की कि आप बहुत शोहरत याफ्ता हो जाते हैं, अल्लाह आपको कामयाब करता है, आप मेहनत करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ तक जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी कहीं भी किसी भी वक्त किसी वजह से ख़त्म हो सकती है। हम सिद्धू मूसेवाले की बात करेंगे प्रोग्राम के आगाज़ में। आप जानते हैं हरमीत के ऐसा नाम इंडिया का मौसीकी में और सिंगिंग में, रैप स्टार जिसे कहते हैं, और यंगस्टर्स खासतौर पर तादाद में जो कि बड़े एंथुसियास्टिक होते हैं, खासतौर पर जिनका बड़ा उनको शौक होता है असलहा रखने का या फिर गैंगस्टर बनने का या इस तरह की बड़े वो उन्होंने गाने गाए हैं। कल उनका कत्ल हो गया और 18 गोलियां कहा जा रहा है कि उनकी गाड़ी पे बरसाई गई और बड़े अफसोस की खबर है मिलेगी। बिल्कुल हाँ। अच्छा सोहा, वैसे अगर हम देखें, मुझे इरफान खान साहब जब आखिरी दिनों में थे, भारत के मारूफ का अदाकार, तो उनका वो जुमला मुझे याद आता है कि हम जैसे गरीब लोगों का जब दौर आता है तो मौत आके हमें घेरे में ले लेती है। और इसी तरह आपने देखोगे इरफान खान ने बड़ी स्ट्रगल की थी। और सिद्धू मूसेवाले के वाले से अगर मैं बात करूं तो इनके वालिद साहब जो थे वो फौज में आम से सिपाही थे और बड़े गरीब से घराने से ही निकल कर इन्होंने इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया। और बड़े कम एज में, उनकी उम्र जब मैंने देखी, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें तो बड़ी ऐसी लगती है कि वो काफ़ी एज के होंगे, लेकिन उनको देख के अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि वो 29-28 साल के होंगे। और बड़ी कम एज में उन्होंने बड़े कम अरसे में ना सिर्फ पंजाब भारत में बल्कि दुनिया भर में उन्होंने नाम कमाया। और कल मैं सोशल मीडिया पे उनके हवाले से जो पोस्ट वगैरह देख रहा था तो पाकिस्तान के साथ साथ भारत और दुनिया भर में लोग जो हैं दुख का इज़हार कर रहे थे। और साथ साथ अगर हम देखें तो इसमें कोई शक नहीं है कि अब दो चीज़ें उसके साथ जोड़ी जा रही हैं। एक तरफ तो गोल्डी बरार जो है गैंगस्टर है, वो उसने इसकी जिम्मेदारी भी ली है, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि कुछ जो है एलिगेशन उनके वालिदैन की जानिब से ये आ रही है कि आप पार्टी की जानिब से उनसे 4 कमांडोज जब उनको दिए गए थे सिक्योरिटी के लिए तो उनसे 2 कमांडोज वापस लिए गए थे, सिक्योरिटी भी ली गई थी। और साथ साथ ये बात भी की जाती है कि किसानों के हक में इन्होंने बड़े नारे लगाए थे और खालिस्तान तहरीक के भी काफ़ी हामी थे, जिसकी वजह से शायद इनको हुकूमत की जानिब से टारगेट बनाया गया हो।
अच्छा हरमीत, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, जैसे कि कांग्रेस के बड़े एक्टिव रहनुमा थे और पंजाब असेंबली का उन्होंने इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया था और उसके बाद फिर वो जो कि अपोजिट पार्टी थी वो जीती बड़ी अक्सरियत के साथ, बट ही इज़ वेरी एक्टिव इन पॉलिटिकल परस्पेक्टिव एज वेल ना। तो ये बड़ी कीप इन माइंड रखने वाली चीज़ है कि कुछ इस तरह से भी लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि इन्हें उस तरह से दोबारा से एक्टिव ना होने के लिए, इलेक्शन कॉन्टेस्ट ना करने के लिए भी टारगेट किया हो। ऑल्दो जो फुटेज सामने आ रही है सीसीटीवी जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है, एक तो वो जो गाड़ी उनको फॉलो कर रही है और दूसरा फिर जब उनको गोलियां लगी, मतलब वो एक आम से छोटे से गांव में बड़े आराम से घूम फिर रहे थे, मतलब उन्हें ऑलरेडी पता था और ये कहा जा रहा है कि इनका रीसेंट गाना जो है, हैव लिसन दैट, वो आखिरी जो गाना है उसमें उन्होंने एक लाइन बोली है कि जवानी में जनाजे उठाए जाएंगे, इस तरह से वो मतलब इस तरह का ही लिखते थे, इस तरह का ही गाते थे और लोग इस तरह का ही पसंद करते थे। अच्छा वैसे सोहा अगर हम देखें तो पंजाबी को जी 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 बोले। हाँ, पंजाबी को अगर हम देखें तो पंजाबी के जो पुराने सॉन्ग्स थे, जब हम पुरानी पंजाबी सुनते हैं वो डीठ किस्म की पंजाबी है। एक तो ये पंजाबी है या वहाँ की पंजाबी जो पंजाबी फिल्मों में बोली जाती है, लेकिन जो डीठ किस्म की पंजाबी है ना, उन चीज़ को उन अल्फाज को वो हमेशा अपने गानों में इस्तेमाल करते थे। और मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि वो माँ बाप की इकलौती औलाद थी और आज वो दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह ताला उनकी दर्जात जो है उनके बुलंद फरमाए। लेकिन ये है कि एक ऐसे हीरे से पंजाब जो है वो यकीनन एक ऐसा हीरा खो दिया जो बहुत ही अनमोल था और बहुत ऐसे कम अनमोल हीरे पैदा होते हैं। तो आज मूसेवाला जो है हमारे दरमियान तो नहीं रहे, लेकिन बहुत सारे उनकी गाने, उनके जो सॉन्ग्स हैं वो उनकी याद हमेशा हमें दिलाते रहेंगे। अच्छा आपको पता है बहुत सारे नाम हरमीत हमारे पास ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी ग्राउंड रियलिटी से शुरू किया। अगर हम देखें हमारे पास अफसाना का नाम है, अफसाना खान इंडिया का बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान में उन्हें पसंद किया जाता है और टैलेंट की कोई हद नहीं होती, कोई हदूद नहीं होती, वो इंडिया से हो, वो हॉलीवुड से हो, बॉलीवुड से हो, पूरी दुनिया में उन्हें सराहा जाता है। सोशल मीडिया का वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग उनके साथ उनको पसंद भी करते हैं, उनको कॉमेंट भी करते हैं और उनके साथ ड्राइव भी करते हैं अपनी सारी पसंद को, नापसंदीदगी को। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने बहुत ग्राउंड से शुरू किया। सिद्धू मूसेवाला जो है अपने गांव से उन्होंने वो नाम अपने नाम के साथ एफिलिएट किया क्योंकि वो अपने गांव को रिप्रेजेंट करना चाहते थे और फिर बहुत ही कम उम्री में और बहुत ही मेहनत के साथ, स्ट्रगल के साथ उन्होंने रैप स्टार बनने की कोशिश की। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में उनका एक नाम है, एक पूरी दुनिया में उनको जाना जाता है, उनको पहचाना जाता है। लोग बड़े अफसरदा और खासतौर पर आपने जो बात की ना, उस बात को एक दफ़ा मैं फिर से सेकेंड करना चाहती हूँ कि देखिए माँ बाप आपके हयात हो और आपकी जवान औलाद को कुछ हो जाए, इससे बड़ा गम तो दुनिया में कोई नहीं। चले अफसोसनाक खबर है, आगे बढ़ते हैं, डेली डोज की तरफ चलते हैं। और डेली डोज में आज हम सबसे पहले बात खाने पीने की बात कर लेते हैं, जो कि मौसम बड़ा अच्छा है। तो अगर लड़कियों को चॉकलेट्स बड़ी पसंद होती है, तो मैंने भी अपनी टीम से कहा कि पहली खबर चॉकलेट की होनी चाहिए। तो इसीलिए हम पहली खबर आपको देंगे आज डेली डोज में। 8 फीट से ज्यादा ऊंचा चॉकलेट से बना ये जिराफ शो है, ये बनाया है एक शेफ ने और ये स्विस शेफ है जिसको मेरे ख्याल से वो अक्सर औकात सोशल मीडिया पर ऐसी अनोखी अनोखी चीज़ें बनाकर पोस्ट करते रहते हैं। लेकिन ये चॉकलेट से बना जिराफ, जिराफ के बारे में तो हम इमेजिन भी ये करते हैं कि ह्यूज कि हम देखें तो पिक्चर्स में भी और बच्चों को भी बड़ा पसंद होता है। लेकिन ये सिर्फ इट्स अबाउट समथिंग कि आपका शौक होता है तो आप ऐसे काम करते हो। तो मुझे लगता है लड़कियों को कीप इन माइंड रख के चॉकलेट का जिराफ बनाया होगा उन्होंने। व्हाट से देखिए ना, हाँ नहीं तो वैसे जब मैंने पढ़ी स्टोरी तो मुझे बड़ी वो, और वैसे भी गर्दिश कर रही सोशल मीडिया पे, लेकिन ये बड़ी बात है कि इतना जिराफ जो है वैसे तो उसकी जो हाइट होती है और फिर उसके उतना चॉकलेट बनाना, लेकिन जाहिर बात है कि पिघल ना जाए तो उसके लिए बहुत कोशिश, बड़ी मेहनत की होगी और ये बड़ी बात है। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस किस्म की चीज़ें जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं लोगों को अपनी तरफ। और वैसे भी आपकी बात दुरुस्त है कि अब तो चॉकलेट जो है वो अब सबका पसंद बन चुका है, चाहे वो चॉकलेट केक हो या चॉकलेट्स हो। तो ये अब आपकी बात है कि लड़कियां जो है, मेरे ख्याल में आजकल लड़के भी जो है ना उनको भी पसंद होता है कि भाई थोड़ी बहुत खा लेते हैं, छक लेते हैं। अच्छा आपको पता है हरमीत, मुझे ऐसा लगता है कि शेफ सब होते हैं घर में, जो खवातीन होती हैं वो भी काम करती हैं, खाना आता है सबको बनाना। लेकिन आजकल मार्केट में इतना ट्रेंड है इस चीज़ का कि आपको कोई भी आम काम भी आता है तो आपको मुख्तलिफ अंदाज में करना पड़ता है। हैव यू सीन दैट? जो हम अभी फुटेज दिखा रहे हैं अपनी पब्लिक को, ये एक ह्यूज बाकायदा तौर पर सिर्फ चॉकलेट का बनाया नहीं है, उसको कलर्स भी दिए हैं and the proper shape of the face and ears and if you're talking about all उससे सारे पर्सपेक्टिव में उसको बाकायदा अगर एक दफ़ा देखो तो आपको लगता है कि ये रियल ही है।
इट्स नॉट मेड फॉर चॉकलेट, मेड फ्रॉम चॉकलेट। बिल्कुल। तो ये बड़ी अप्रिसिएशन वाली बात है। और बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि मैं मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन आप जब मुनफरिद चीज लेके आते हैं तो अपने तरफ लोगों को वैसे ज्यादा अट्रैक्ट कर लेते हैं। और मेरे ख्याल में उन्होंने भी ये सोचा कि एक मुनफरिद सी चीज है, मुनफरिद सी चीज को बना लेते हैं। चॉकलेट तो वैसे मुख्तलिफ शेप में जो आपको मिलते हैं, लेकिन जराफा है रब्बा, तो भाई इसी को भी ट्राई कर लेते हैं। ट्राई कीजिएगा कभी, आप भी खाना बनाते हो, क्योंकि आप जब इस्लामाबाद में रहते हैं ना, और खासतौर पे तब वहाँ रहते हैं जहाँ पर आपको खुद ही अपना काम करना पड़ता है, तो फिर आपको भी ये चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं, अगली खबर बड़ी मजे की है। हम सीधा बढ़ते हैं, आप पाकिस्तान में या दुनिया में किसी भी मुल्क में अगर हम देखें तो हमें ये पता है कि आजकल के बच्चे जो है वो हमसे कोई ज़्यादा नहीं तो 10 साल 20 साल आगे चल रहे हैं, एंड दे वॉन्ट टू डू सो मेनी थिंग्स, जो कि सिर्फ वो करना चाहते हैं। ये हमारे पास एक खबर है जिसमें नन्हे मियाँ जो है वो सर्फिंग कर रहे हैं, और नन्हे मियाँ कुछ ज़्यादा नन्हे हैं। जब मैंने खबर सुनी तो मुझे लगा कि वो थोड़ी एज होगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं और ये सर्फिंग कर रहे हैं। और साथ उनके मेरे ख्याल से फादर हैं जो कि इनका शौक पूरा कर रहे हैं, बट ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। हैव यू सीन दैट? लेकिन मैं हैरान हूँ। मैंने जब देखा था तो मैं परेशान। भाई अब देखिए ना फुटेज में जैसे चल रहा है कि बच्चा इंतहाई नन्हा मुन्ना, और समंदर की लहरों पे चलना कितना मुश्किल होता है। हम तो देख के भी थोड़े तबीयत हमारी बिगड़ जाती है कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि टपक के गिर जाए। लेकिन ये बड़ी बात है कि वो बच्चा बड़े आराम से वो सर्फिंग कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इनका क्रेडिट जो है पेरेंट को भी जाता है कि उन्होंने जितना हौसला उन्होंने अपने आप को, जाहिर बात है कि औलाद है तो अपने आप को भी हौसला देना पड़ता है, फिर उस तरह भी ख्याल रखना पड़ता है। और बच्चे को देखें आप, इस उम्र में वो इस किस्म के करतब दिखा रहा है, तो वही कमाल है। हाँ जी, ये जब वैसे प्रिकॉशन सारी की हुई है, अनमीत उसको जैकेट भी बनाया हुआ है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इस पूरी वीडियो में लग रही है ना, कि अब्बा तो चले उसे कह रहे हैं ओके बी कॉन्फिडेंट, लेकिन वो खुद कितना कॉन्फिडेंट है। पानी से हम जैसे को डर लगता है अगर हम वैसे ही पानी के साइड पे हो किसी ऊंची जगह पे। बट मैं भी वही कह रहा हूँ कि समंदर की लहरों को देख के वैसे ही खौफ आ जाता है, लेकिन बच्चे को देख के हैरानी हो रही है कि बच्चा कितना कॉन्फिडेंट। और आपकी बात ठीक है कि हौसला भी उनके जो वालिद हैं वो दे रहे हैं, साथ में इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं, लेकिन बच्चा जो है वो ऐसा लग रहा है कि वो ये समझ रहा है कि भैया मैं सब कुछ जानता हूँ। यस, सो कॉन्फिडेंट इज द बेस्ट मेकअप यू कैन वेयर। बड़े हर कोई, तो बी कॉन्फिडेंट बट यू आर डूइंग एंड हाउ यू आर डूइंग। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो आप सुबह के टाइम को खबर देखें, दोपहर को देखें या शाम को देखें, रात को भी किसी टाइम अगर आप टीवी लगाए लें तो आपको एक ही खबर सुनने के लिए मिलेगी कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। 150 पे मिलने वाला पेट्रोल जो है 180 प्लस होने जा रहा है। हमारे वज़ीर ख़जाना साहब जो है उन्होंने कह दिया कि भी आप तैयार रहें, मेंटली और इमोशनली इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि आपको कहाँ जाके ये महंगाई रुकेगी, कहाँ इसको ब्रेक लगेगी। वी कांट से एनीथिंग अबाउट दिस। डॉक्टर हसनैन जावेद माहिर माशरत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर आपको आज के शो में वेलकम कहते हैं। सर कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, गुड टू सी यू, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बड़ा वैसे कंसाइज टू द पॉइंट से सवाल है, शुरू से कर लेते हैं, ग्राउंड और टेक्निकलिटीज में बाद में चले जाएंगे। एक आम लेमैन, एक आम आदमी ये जानना चाहता है कि बढ़ता हुआ डॉलर जो है इसको कहाँ ब्रेक लेगी, जो पेट्रोलियम मसनूआत है वो कितनी ज़्यादा कीमतों में आगे बढ़ सकती है कि जाकर महंगाई किसी हद तक स्टेबल हो सके। अच्छा, सबसे प्रिसाइज आपने सवाल पूछा, तो मैं किसी इब्हाम के बगैर, किसी कन्फ्यूजन के बगैर बताना चाहूँगा कि आप IMF प्रोग्राम से ना बाहर निकले थे ना निकल सकते हैं। पिछले 4 साल तक आपने जितना भी कोशिश की IMF के प्रोग्राम से बाहर निकलने की, लेकिन आप बाहर निकल नहीं सकते। एक्चुअली आप IMF प्रोग्राम में ही थे। तो होना ये चाहिए था कि आपको जो अपने पल्ले से सब्सिडीज दे रहे थे वो पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए हो सकती थी, लेकिन उसने इंटरनल डेट में आपका इजाफा कर दिया। अब क्या हुआ कि आपको जो है अभी 30 रुपये महंगा किया पेट्रोल, तो अब मैं आपको इतला ये देना चाहता हूँ कि मजीद 30 रुपये और बढ़ेगा ना करे 30 अच्छा 30 रुपये या 40 रुपये भी ये बढ़ सकता है अभी आपने। लेकिन इसका जो फ़र्क पड़ा, अब आप देख लें कि तकरीबन 201 रुपये में जो ओपन मार्केट में होता था वो तकरीबन सस्ता होकर 2.50 के ऊपर मार्केट में डॉलर हो गया, यानी अब 199.76 पर आपका जो है ओपन मार्केट में डॉलर है, यानी थोड़ा सा गिरा और रुपए की कदर जो है वो बढ़ी। अच्छा, ये जो फैसला था तकरीबन 45 डेज यानी 45 दिन पहले कर लेना चाहिए था इसमें, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ऑब्वियसली पॉपुलिस्ट जो है डिसीजन नहीं था, पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था। इस डिसीजन को बहुत पहले इसलिए कर लेना चाहिए था क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जब मार्केट के अंदर आप ये कर रहे हैं, और आपने देखा होगा कि इंडिया चला गया, श्रीलंका चला गया, बाकी ममालिक चले गए,
आपका पूरा यूरोपियन बेल्ट पहले से रूस से तेल ले रहा है, तो पाकिस्तान के जो मामलात हुए उसके अंदर अब आपके पास अजीब सी बंदिश है, और वो बंदिश IMF की है। IMF की कंडीशनैलिटी से जब तक आप नहीं निकलेंगे तब तक आपके तेल का कोई मामला हल होने नहीं लगा। चुनाचे आप बिल्कुल आपने जहनी तौर पे तैयार रखें। आपने एक जुज़वी सवाल किया, या मेरा ख्याल में मेन सवाल था। मैं एक साथ ये भी कहता चलूँ कि अगर 4 साल में आपकी हुकूमत, कोई भी हुकूमत हो, मईशत को बेहतर नहीं कर सकती, किसी भी तरह की हुकूमत आप लें, अगर वो डेमोक्रेटिक तरीके से आती रही। ये डेमोक्रेटिक तरीके से जो भी गवर्नमेंट्स आ रही हैं वो किसी भी तौर पर ये हल इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि अगर वो पॉलिसी को और पॉलिटिकल डिसीजंस को सामने लेकर आते हैं और उन्होंने आवाम को देखना होता है। अब आवाम जो है वो फौरी तौर पे, अगर आप जो 45 दिन पहले अगर ये 30 रुपए ज़्यादा कर देते तो नई हुकूमत को किसी ने बैठने ही नहीं देना था, क्योंकि वो पहले ही बड़ी दुश्वारी से आई थी। तो पॉइंट ये है कि हमारी आवाम भी समझने को तैयार नहीं, और पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पोजीशंस पक्की करते हैं। मेरिटोक्रेटिक गवर्नमेंट और टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की मैं हमेशा इसलिए बात करता हूँ क्योंकि उनको अंदाजा ये है कि आपने वो डिसीजंस लेने जो अनपॉलिटिकल हो। यस, जब अनपॉलिटिकल गैर सियासी मामलात आप करेंगे उसके अंदर आपको देखना है, अगर यही वाला जो कड़वा घूमता वो पहले ले लेते, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगले 4 साल तक आपकी ये कंडीशंस में रहेंगे। IMF आपको अगला कोई पैसा देने को तैयार नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब देखिए, आपने कहा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बगैर अगर हम कुछ कर सके तो हम करेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, आपने साथ ही ये भी कह दिया। अब हम जरा ना टेक्निकलिटीज को डिस्कस कर लेते हैं। एक आम आदमी को बता देते हैं कि IMF का वो प्लान जो आपको पता है कि 18 से 25 मई तक ये जो मुज़ाकरात कतर में होते रहे हैं, वो इन पर्सन भी हुए हैं, वर्चुअल भी हुए हैं, उस दौरान पाकिस्तान में बहुत कुछ हुआ, वो फेल हो गए, अल्टीमेटली वो फेल हो गए। अच्छा, अब आप ये कहिएगा कि आपने जो इंटरनल डेट की बात की है वो क्या चीज़ है जो कि मजीद बढ़ गई है, जिसके बाद हम IMF के प्लान से निकल ही नहीं सकते। एक आम आदमी जानना चाहता है कि वहां पे हो क्या रहा है जिसकी वजह से मुझे मुसलसल सफर करना पड़ रहा है। अच्छा देखिए, इसके 3 सिम्टम्स हैं और हरमीत जो है वो बहुत अच्छे से जानते हैं और वो हमेशा से मेरे से बड़े अच्छे माशी सवालात करते हैं। इसके 3 जो सिम्टम्स हैं उनको समझ लें कि एक तो मुल्क दिवालिया होने से पहले जो किसी मुल्क में के पास ज़र मुबादला के ज़खायर, इसके मुकाबले में बैरूनी कर्जों की कितनी किस्तें और इन पर सूद की कितनी किस्तें अदा होनी हैं, ये 3 सिम्टम्स होते हैं जब आप बैंकरप्ट करते हैं। ओके, ठीक है जी। आपके पास 51 ट्रिलियन का जो आपके ऊपर कर्ज है। अच्छा, आपके पास एक्सटर्नल डेट हो, आपके पास इंटरनल डेट हो तो आप मजीद पैसा छाप लेते हैं। ठीक, अच्छा, ये भी डिवैल्यूएशन बनती है। लेकिन आपके पास एक्सटर्नल डेट हो तो उसका सिर्फ एक है कि आपको बैरूनी कर्जाजात लेकर कर्जाजात वापस करने हैं। अच्छा, आपके पास इस वक्त कोई हल ऐसा नहीं है, ना पाकिस्तान ने कोई डेवलपमेंटल बैंक्स बने हैं, ना कोई आपको, मैं पूरी दुनिया से अभी इस वक्त मैं अमेरिका से आ रहा हूँ, मेरी बहुत सारी मुलाकात हुई, मैं IMF में भी गया, मैं बाकी मामलात में भी गया। मैंने देखा कि यूनिडो, यूनेस्को, आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए सब फेल। 99% की रेशो है, 79% की रेशो है। आपके तो किसी भी जगह आपने प्रोजेक्ट मुकम्मल ही नहीं किया। पाकिस्तान की जब ये रेशो रहेगी कि आपके वर्ल्ड बैंक से प्रोजेक्ट हो रहे हैं या यूनिडो से हो रहे हैं या प्रोजेक्ट्स, तो जब होंगे नहीं तो आप इकोनॉमिकली ऊपर कैसे जाएंगे? तो पॉइंट ये है, तो ये जो आपके कर्जा जाते हैं ये तब वापस होते हैं। आपने कर्जा लिया, कर्ज लेकर आपने किसी प्रोजेक्ट में डाला, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो आपका इंटरनल डेट जो है वो कम होगा, इंटरनल खसारा आपका कम होगा। आप क्या कर रहे हैं कि आपके जो बैंक्स हैं, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, वो मैक्सिमम पैसा दे रहे हैं। अब आपने एक और भी देखा होगा, आपका बेस पॉइंट 1% था, अब 1.50% हो गया। इसी तरीके से आपने उसकी बेस लाइन ने जो 6% थी अब वो 7%, और आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़कर कहाँ चला गया? अब आपके पास जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसके ऊपर काफ़ी सारी जो है वो आप, यानी काफ़ी सारी तो मैं नहीं कहूँगा, तकरीबन 100% ही उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं। ना वो आप वजीर ख़जाना ले सकता है, ना आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ले सकती है, ना आप उधर से कर्जा उठा सकते हैं, ना आप उधर से बोरोइंग कर सकते हैं, ना आप उधर से पैसा ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप बजट में पैसा कैसे डालेंगे? तो इसके लिए सिर्फ एक ही सूरत है कि किसी भी सूरत से IMF को मनाया जाए, और उनकी कंडीशनैलिटी से आप बाहर नहीं आ सकते किसी भी सूरत में। आप कोई गवर्नमेंट ले आए, भले कोई गवर्नमेंट ले आए, अच्छा। एक नई पॉपुलिस्ट अप्रोच आइए आप लोग। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, अगर हम देखें जिस तरह लग्जरी आइटम पे मुकम्मल तौर पर पाबंदी लग गई है, अब आपको क्या लगता है इससे क्या फायदा होगा माशी तौर पर, या खास तौर पर जो डॉलर की रेल पेल है जिसमें कमी भी आई है, तो उसमें क्या कुछ मामलात ठीक होने की तरफ चले जाएंगे या? अच्छा, इसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं।
एक तो आज से 3-4 साल पहले से मुसलसल मैं ये कह रहा था कि लग्जरी आइटम्स को पाबंदी लगाई जाए और उनको बैन किया जाए कंप्लीटली, यानी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इसको कंप्लीट बैन कर दिया जाए। मतलब जिसके अंदर वो अशिया जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं उनको आप बंद कर दिया जाए। लेकिन अब इसका एक तरीका, इससे क्या होता है, आपका इंपोर्ट बिल जो है वो कम होता है। दूसरा आपका जो है अब इस टाइम पर आपका जो फॉरेन रिजर्व है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इतना ज्यादा हो चुका है कि आपने पाबंदी लगाई नहीं है, लग चुकी है, अब आपको कोई देगा ही नहीं। अच्छा, ये बड़ा फर्क है। पहले आपके पास इतना गैप था, आप इस सिचुएशन पे थे, आप इतने मैग्नीट्यूड और गैप के ऊपर थे। मैं अभी बल्कि आपको नंबर्स में बता रहा हूं क्योंकि मुझे सोहा ने मना किया है कि टेक्निकल टर्म्स नहीं बोलनी, तो मैं आसान लहजे में बता रहा हूं। मैंने आपको बिल्कुल मना नहीं किया। मैं कहना चाह रही हूँ कि हमारी जो आवाम है ना, इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट के चक्कर में और गैप्स में डलने के बजाय मैं आराम से बता रहा हूँ कि वो आप जो आपके पास पहले एक थोड़ा सा स्पेस थी सांस लेने की, वो खत्म हो चुकी है। अब आपके पास वो देंगे ही नहीं। अब मैं आपको अंदाजा लगा देता हूँ, आपको आसान सी बात बता देता हूँ कि एक परफ्यूम जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट था वो कोई 16,000 का था, वो अभी कल ही की डेट के अंदर जो पुराना स्टॉक भी है वो 22,000 का हो गया, और जो अब नया स्टॉक मिलेगा आपको 32 का मिलेगा। अच्छा, होगा क्या कि उसकी मार्केट चेंज हो जाएगी और उसको जो है वो आपको कैसीनो इकोनॉमी कहते हैं, वो ब्लैक में होकर मुख्तलिफ मुल्कों से होते हवाते वो इंपोर्टेड प्रोडक्ट जो है वो आपको स्मगलिंग के जरिए मार्केट के अंदर नजर आना शुरू हो जाएगा। तो अब इस चीज को रोकने के लिए एक अलग मैकेनिज्म है, लेकिन पॉइंट ये है कि जो लग्जरी इंपोर्ट्स के ऊपर आपको मैकेनिज्म ये बनाना चाहिए था कि अद्वियात, केमिकल, प्रोडक्शन से रेलेवेंट चीजें, मैन्युफैक्चरिंग से रेलेवेंट चीजें, जो चीजें पाकिस्तान नहीं बना रहा, जो कि बहुत अरसा पहले बना लेना चाहिए था। हम तो आपस में सियासत लड़ते हैं। एमएनए का इलेक्शन खत्म होता है, एमपीए खुदा ना खास्ता एक मर जाए तो उसकी जगह एक और एमएनए का या एमपीए का इलेक्शन दोबारा आ जाता है, ज़िमनी इंतखाबात होते हैं, आपका सारा का सारा दिन तो इन्हीं इंतखाबात में गुजर जाता है। तो आपने किसको इंतखाब करना है, फिर इंतखाब करके उसने करना क्या है? मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई इस इंतखाबी निजाम की कि वो काम तो करता नहीं, ये 5 साल उसके ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर उसके बाद अगर वो सेनेट की टिकट जो है वो 70 करोड़ में ना बेचे तो फिर उसके पार्टी फंड कहां से आएंगे और इलेक्शन लड़ेगा कैसे? क्योंकि कम से कम जो है वो एक छोटी कौन-सी भी जो है वो तकरीबन 15 करोड़ 25 करोड़ से कम की तो रही नहीं, और बड़ी कौन-सी में तो अरबों रुपए लगते हैं। सो पॉइंट ये है जो यहाँ पर मैं आ रहा हूँ कि इस टाइम पर हमें कोशिश ये करनी जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की पाबंदी बहुत 3 से 4 साल पहले सख्त पाबंदी लगा देनी चाहिए थी, लेकिन अब जो लगी है उसको आपके पास मजबूरी है। अब आप इसके अंदर लॉन्ग रेंज निकाल लें, आप इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की चाहे वॉचेस से लेकर आपकी परफ्यूम से लेकर आपकी परफ्यूमरी से लेकर आपकी मेकअप आइटम से लेकर हर चीज को, आपके कैमरास, अब वो आपके पास आएंगे ही नहीं क्योंकि आपके पास वो लिफ्ट नहीं है। दे विल नॉट अलाउ यू टू टेक इट। अब आपके पास आ नहीं सकते वो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहिएगा, देखिए हमने अब चले थोड़ा सा अब हम टेक्निकलिटीज में जा सकते हैं। इट्स नॉट वर्थ समथिंग लाइक आई डोंट वांट टू। अच्छा, आवाम जो है ना वो कंजम्पशन रोक नहीं सकती। डिमांड सप्लाई की एक गेम है, एक चेन है जो कि चलती चली जा रही है। जिसने ब्रांड यूज करना है उसने ब्रांड यूज करना है। आपने एक और बात की कि अगर उसने ब्रांड यूज करना है, पाकिस्तान में कोई ब्रांड यूजर है तो वो घूमता घुमाता स्मगल होता अल्टीमेटली यहाँ पर पहुंच जाएगा। अब उसको हम उस तरह से रोक नहीं सकते। या मैन्युफैक्चरिंग की आपने बात की, इंस्टेंट कोई सोल्यूशन आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। आपने कहा कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई खिलाई मखलूक आ जाए, तब भी अगले 5 साल तक हम इसको स्टेबल नहीं कर सकते। आने वाली गवर्नमेंट को या करंट गवर्नमेंट को ऐसे कौन से इनिशिएटिव फौरी तौर पर लेने चाहिए जिसकी वजह से थोड़ी स्टेबिलिटी आ सकती है? बिल्कुल बेहतर तो नहीं हो सकता। अच्छा जी, देखिए सबसे पहले तो बात यह है कि ये सब्सिडीज का कल्चर जो आज आपने पेट्रोल के अंदर देखा, ये अपने पल्ले से खजाने के अंदर से डाल करके आप पेट्रोल को डाल देते हैं और थोड़ी देर के लिए जो आवाम को रिलीफ देते हैं, ये थोड़ी देर का रिलीफ बन फॉर द टाइम बीइंग। वन, दूसरा ये है कि वो आपको थोड़ी देर का रिलीफ देकर क्या फायदा होगा, उसके लिए आपको स्ट्रक्चर पॉलिसी की तरफ आना पड़ेगा। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आपको लास्ट गवर्नमेंट के अंदर आपने देखा होगा तो जो रिफॉर्म्स की मिनिस्टर थे डॉक्टर इशरत हुसैन, SAPM थे प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने एक किताब लिखी थी गवर्निंग द अनगवर्नेबल। अच्छा, एक आदमी ये किताब लिख रहा है कि गवर्निंग द अनगवर्नेबल, और वो इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस लिख रहे हैं और उसके ऊपर ये लिख भी रहे हैं। और इसके ऊपर एक लाइन है, एज फॉलोइंग पैराग्राफ एंड द पिक्चर इंडिकेट इट इज फाइटिंग अ क्लोज बैटल विद द इकोनॉमिक बैंकरप्सी। ये पाकिस्तान के लिए वो लिख रहे हैं।
अच्छा, उनको भी समझ आ रही है बैंकरप्सी हो गई है, कहीं पे भी हुकूमत नहीं दे रही, हुकूमती बोझ है, बहुत सारे इदारे हैं जो सरकारी इदारे हैं जो इस वक्त हुकूमत पे बोझ बने हुए हैं और उनके जो मामलात हैं वो ट्रांसफरेबल नहीं है। अच्छा, ये लिखने के बावजूद एक और लाइन वो लिखते हैं, शी हैज़ नो, ये पाकिस्तान के बारे में लिख रहे हैं, शी हैज़ नो बिग आयरन एंड स्टील सेंटर, ओनली 34 रेलवेज रिपेयर शॉप्स, नो मैच फैक्ट्रीज, यानी कोई माचिस की फैक्ट्री नहीं, नो जूट मिल्स, नो पेपर मिल, एंड ओनली 16 कॉटन मिल अगेंस्ट इंडिया। इंडिया के पास कितनी है? 857। अच्छा, ये सारी बातें वो लिख रहे हैं, उनको समझ है कि पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री नहीं हो रही, प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही, बाकी चीज़ें नहीं हो रही। सवाल ये पैदा होता है तो फिर उन्होंने ऐसे PM2 रिफॉर्म्स हुए ही क्यों? फिर अगर गवर्नेंस बेहतर नहीं होनी थी तो स्ट्रक्चर बेहतर नहीं होना था, और स्ट्रक्चर को सीधी तरीके से नहीं लिया जाना था, और ऑस्टेरिटी ड्राइव जो है वो ड्राइव हो ही नहीं सकती थी, मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं सकती थी। तो सिंपल ये करने की जरूरत क्या थी जबकि आप लिख भी रहे। दूसरी उन्होंने एक किताब लिखी कि पाकिस्तान द इकोनॉमी ऑफ एन एलिटिस्ट स्टेट। ये एलिटिस्ट स्टेट बन गई है कि आपने जैसे सोहा ने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल है कि आप लोग ब्रांड के बगैर नहीं रह सकते। अच्छा, सबको आईफोन चाहिए, उस सबको 3 लाख समथिंग का तो वो चाहिए, उसके ऊपर आपने जो इंपोर्ट का लगा दिया, अब तकरीबन 78,000 या 1 लाख रुपया देना पड़ता है, उसको PTA का कहते हैं। अच्छा, अब वो भी आप पे कर रहे हैं। हैरानगी की बात यह है कि कुछ भी करके सब लोग आईफोन रख रहे हैं, उनके पास खाने के पैसे नहीं, ब्रांड चाहिए। ठीक, सो एवरीबडी इज लुकिंग फॉर द ब्रांड, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर, आप यानी फेक प्रोडक्ट्स ले लेंगे, उसके ओरिजिनल का A+ कॉपी ले लेंगे, आपकी कॉपीज की तरफ आप चले जाएंगे। ये रुझान यहाँ का नहीं है, मैं इस वक्त पूरी दुनिया में देख रहा हूँ। अमेरिका में मैंने देखा, उसके बाद मैं टर्की में भी देखा, टर्की के हालात मैंने देखे कि लीरा नीचे जा रहा है, इकॉनमी बेहतर नहीं है, लेकिन दुनिया पागल है ब्रांड्स के पीछे। सो अब आपके पास स्ट्रेटेजी क्या है? इसके नीचे अगर हम चले जाएं कि हम किस तरफ जा रहे हैं, आपकी गवर्नेंस तो आ नहीं सकती ना, आप ईरान के मॉडल में जा सकते हैं। ईरान का मॉडल जरूर पढ़ें। मैं आप सारी आवाम को ये कहूंगा कि ईरान का मॉडल पढ़ने से फायदा ये होगा कि खालिस शहद वहाँ पे मिलता है, चीज़ वहाँ पे मिलती है, वहाँ पे उन्होंने धागा खुद से बनाया, शर्ट्स वो खुद बना रहे हैं, सूट्स वो खुद बना रहे हैं, जूते शानदार बन रहे हैं। तो उनकी बेशुमार ऐसी प्रोडक्ट है जो बहुत सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे, उस सैंक्शंस लगने की वजह से बहुत से प्रोडक्ट्स उन्होंने बेहतर बनाए। तो हमने क्या प्रोडक्ट यहाँ पर बनाए? ना हमने टेक्सटाइल में तरक्की की, हमने बाकी चीज़ों पे तरक्की की। और दूसरा आपने कहा कि कौन कौन से वो चीज़ें हो सकती हैं जो बेहतर, सबसे इंपॉर्टेंट बात टैक्सेशन, FBR, इनको दोबारा से आपको टाइटनिंग की तरफ लेकर आना पड़ेगा। मैं आपको ये कहूँगा कि कोई भी गवर्नमेंट है, जो पिछली गवर्नमेंट ने जो भी मामलात किए थे, उनके पीछे कौन सी गवर्नमेंट होती है वो आपको पता ही है, लेकिन ये जरूरी इकदाम थे। पिछला कोई भी माशी गलत फैसला नहीं किया गया था। हमें टैक्स नेट को मजबूत करना पड़ेगा, हमें पाबंदियां लगानी पड़ेंगी, हमें लीकेजेस जोड़नी पड़ेंगी, और इस टाइम पे अगले 4 साल जो है बड़ी फिक्सेटेड किस्म की पॉलिसीज पे आना पड़ेगा। कौन को जो है वो अपना पेट तंग करना पड़ेगा और इन ब्रांड कॉन्शियससिटी से निकलना पड़ेगा। अच्छा देखिए डॉक्टर साहब, आवाम को अब तो चलिए थोड़ा बहुत रोकना शुरू कर दिया है इस गवर्नमेंट ने, महंगाई ने। आपने जिक्र किया लीरा का, आपने टर्की का जिक्र किया, आपने ईरान को पढ़ने का जिक्र किया। ठीक है, ईरान को स्टडी करना है, और सारे वो ममालिक जो तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता हुए हैं, हमें उन्हें स्टडी करना चाहिए। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली टर्की, व्हेन आई वाज इन टर्की, लाइक वो लीरा उस वक्त 33 रुपीस का था पाकिस्तानी। अच्छा जी। अगर आप करंटली कोई बात करते हैं तो जब उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ये चेंज लाने की कोशिश की कि हम लीरा में ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, इनिशियली उनका वो प्राइस नीचे गया, बहुत नीचे गया। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि यूरोपियन ममालिक की अगर बात की जाए तो दे वांट टर्की टू बी पार्ट ऑफ इट। तो आपको क्या लगता है कि इनिशियली हमें डॉलर से निकल कर इस तरह को कोई हम मुतामिल हो सकते हैं, इस तरह कोई इनिशिएटिव? नहीं, आप बिल्कुल नहीं हो सकते। आप देखें, आप मजबूत तरीके से 22 दफ़ा आप IMF के पास जा चुके हैं, 23वां उसका पार्शल बनता है, आप 23वीं दफ़ा IMF के पास हैं। इस टाइम पर आपका कोई और काम नहीं है, आप वेट करें कि अभी आपको उन्होंने कहा है सिर्फ पेट्रोल बढ़ाएं, फिर आपके पास IPPs का मसला हल नहीं हुआ, बिजली के लाइन लॉसेस आपको पता नहीं है। इस टाइम पे शॉर्टफॉल आपके पास तकरीबन 25,000 समथिंग का सिर्फ पंजाब में पड़ा है। इसी तरीके से बाकी शॉर्टफॉल आपसे संभाले नहीं जा रहे। इस वक्त बिजली की बुरी हालत हुई पड़ी हुई है, और इसके अलावा जो सोलर पैनल्स हैं उसके अंदर भी हमें बताया जाता है कि बड़ी टेक्निकलिटीज़ हैं जी। इन ग्रिड और होता है, आउट ग्रिड और होता है। जब सोलर पैनल लगाया है तो इन ग्रिड के लिए मुझे UPS के साथ बैटरीज भी लगानी है, तो ये तो और एक्सपेंसिव और लेयर किस्म की चीज़ें लेकर आ रहे हैं। आप हमें वो सोल्यूशन दें कि सीधा सीधा बिजली पैदा हो सकती है, सोलर से डायरेक्ट मेरे बल्ब और एक पंखा चल सकता है या नहीं चल सकता। हालत ये हो गई है कि आप अगर 1 लाख भी कमा रहे हैं तो आप
इस वक्त आप 2 लाख कमा रहे हैं तो बहुत और ज्यादा गरीब हैं, और 3 लाख कमा रहे हैं तो और जितनी ज्यादा आपकी गरीब कमाई है उतनी आपके क्योंकि एक्सपेंस आपके है, आसान चीजों को consumptions हमने हैं। मुश्किल कर दिया है। Exactly. हरमीत आप ऐड करना चाह रहे हैं कुछ? जी जी डॉक्टर साहब, जिस तरह आप जिक्र फरमा रहे हैं, खासकर आईएमएफ के हवाले से जाहिर बात है कि अवाम में एक बेचैनी ये भी पाई जा रही है कि आईएमएफ से ये जो शरायत है ये मामला तय होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि मायूसी तो हुई अभी, आपको पता है अभी रिसेंट गवर्नमेंट में आपको क्या लगता है कि शरायत के साथ साथ आपको लगता है कि क्या आईएमएफ के साथ अगर मामला तय हो जाते हैं तो महंगाई में मजीद कितना इजाफा होगा? और डॉलर को जो हम देखते हैं, जिस तरह आपने फरमाया भी कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाने से थोड़ी बहुत बेहतरी आई है, तो क्या अगर ये मामला तय हो जाते हैं तो डॉलर मुस्तहकम हो जाएगा अपनी जगह पे, या इसी तरह इसका डॉलर के अंदर तकरीबन जो है वो अगला मैं जो देखता हूँ वो तकरीबन 10 रुपए की कमी आएगी, और तकरीबन कुछ ही दिनों के अंदर आपको जो आपके पेट्रोल प्राइस है वो 30 रुपए और बढ़ जाएगा। यानी आप यूँ समझ लें कि आप एक 100 रुपए का मार्जिन रख लें ज़हन के अंदर अगले तकरीबन 3-4 महीने के अंदर, और उसी तरीके से 10, 12, 15 रुपए आपका जो डॉलर नीचे आएगा, क्योंकि डॉलर अगर इसी सूरत से आता जाएगा तो आपकी इंपोर्ट बिल्स के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रहा है, आपकी ओवरऑल पूरी इकोनॉमी, आपकी ट्रांसपोर्टेशन, आपकी लॉजिस्टिक्स, आपकी सप्लाई चेन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि जिसकी हद नहीं। सो इसको मैनेज करने के लिए आप एक तो ये करना पड़ेगा, दूसरा आपको रिजर्व्स बढ़ाने पड़ेंगे, और रिजर्व बढ़ाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपके जैसे सऊदीया के साथ ताल्लुकात हैं, आपके और ममालिक के साथ ताल्लुकात, और सबसे इम्पोर्टेंट मामला जो मैं उठाना चाहता हूँ 340 अरब रुपए का जो आपके पास चाइना के साथ मामला बना है वो बहुत तवालत का शिकार हो गया है। अब बहुत कम लोगों को पता है, और मैं आप दोबारा आपके सामने इस को टेबल पे रख रहा हूँ। तो 3 अरब रुपए का मामला जब तक आप चाइना के साथ बेहतर नहीं करेंगे तो वहां से हम बेहतर नहीं करेंगे तो वहीं के वहीं खड़े रहेंगे, गेम से निकलेंगे तो ही कुछ होगा। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही हमारी। तो हम कंसाइज कर लेते हैं इस बात को कि हम अगर ब्लेम गेम में लगे रहेंगे, कोई इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो वहीं के वहीं चीजें रहेंगी और हम मसलों का शिकार होते रहेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी हमने, हम वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ दिस शो। सो बेसिकली दूसरे घंटे में मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने लेके आएँ जो थोड़ी इंटरेस्टिंग हो, बिकॉज आपकी मॉर्निंग को सुबह सुबह तो हमने बता दिया कि महंगाई कितनी ज़्यादा है, मेशत का क्या हाल है, इमरान खान ने क्या किया, अगला स्टेप क्या होगा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से हम आपको बताते हैं। डराना हमारा मकसद नहीं होता, लेकिन मकसद होता है कि आपको आगाह करते रहे। अब आप ब्रेक के फ़ौरन बाद मैं एक कोट है बहुत ज़्यादा सुनती भी हूँ, कहते हैं कि सफ़र बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, और आप जितना सफ़र में सीखते हैं आप कहीं नहीं सीखते। हैव यू सीन दैट क्लिप, आई लव सफरिंग, और मुझे बहुत शौक है सफ़र करने का। मैं उस सफ़र की बात नहीं कर रही, मैं सफ़र करने की बात कर रही हूँ कि आप जब ट्रैवल करते हो तो आप बहुत सीखते हो। बहुत ट्रेंड है आजकल के आप 1 मैन आर्मी के तौर पर कहीं भी जाते हैं, कहीं भी ट्रैवल करते हैं, खुद ही एक कैमरा निकालते हैं, उसको एडिट करते हैं, खुद ही वीडियो बनाते हैं, खुद ही उसके पहले व्यूअर बन जाते हैं। तो आजकल एक्सप्लोर बड़ा किया जा रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी ही पर्सनैलिटी मौजूद है जिन्होंने ये सोचा कि जितनी भी तारीख़ी इमारतें लाहौर की हैं, लाहौर में ही सफ़र करते हैं और सफ़र लाहौर से शुरू करते हैं, और वो चीज़ें जो हमारा असासा है उनको कैमरे की नज़र में, हम लोग कैमरे के लेंस में कैद करते हैं। हम आपकी मुलाकात कराते हैं जी। हमारे साथ साद जाहिद मौजूद हैं और पाकिस्तानी ब्लॉगर हैं। ख़ास तौर पर इनका जॉनरा ये है कि तारीख़ी इमारतें जो हैं उसको मैंने कवर करना है। कैसे हैं आप साहब? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल। वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। और ये बड़ी अच्छी बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कांग्रेचुलेशंस कि आपका टारगेट ये है कि मैंने सफ़र तो करना है लेकिन मैंने लाहौर से शुरू करना है, और लाहौर की तारीख़ी इमारतें जो कि हमारा कीमती एहसास है उसे सेव करना है। आपने जब एक्सप्लोर करना शुरू किया तो वैसे घूमने फिरने का शौक था, या स्टार्ट ही ऐसे किया कि मैंने व्लॉगिंग करनी है? अच्छा, स्टार्ट की जहाँ तक बात है तो बेसिकली एक टाइम वो भी था जो मेरी लाइफ में आया है कि जब मुझे ये तारीखी इमारतें पसंद ही नहीं थी। अच्छा। हाँ, एक टाइम ऐसा था कि मतलब आप समझ लें कि यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेना था, तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थी कि लाहौर के जो पुराने कॉलेजेस हैं, सिविल लाइन वगैरह, उनमें अप्लाई करूँ या कोई प्राइवेट कॉलेज में कर लूँ। तो मैंने उसमें प्रेफर यही किया था कि मैं किसी प्राइवेट में चले जाऊँ, कि इमारतें बेसिकली होती तो बहुत प्यारी हैं लेकिन क्योंकि इनका ख्याल नहीं रखा जाता तो उस वजह से एक अजीब सा उनका स्ट्रक्चर ख़राब हुआ होता है, डर भी लग रहा होता है, तो उस मुझे ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी। फिर यूनिवर्सिटी लाइफ में आ गए, यूनिवर्सिटी के अंदर समझ लें कि एक पैकेज बनाया था चुबुर्जी के ऊपर। अच्छा। तो वो चीज़ बड़ी पसंद आई लोगों को। क्लास में समझ लें कि आप टॉप किस्म की पोजीशन मिली उसमें, और उसके बाद फिर आगे सिलसिला चला 1, 2, 3, 4-5 बनाई तो समझ ये आया कि इसको अपलोड करना चाहिए। अपने चैनल बना के उस पर अपलोड करना शुरू कर दिया और चीज़ें चलती गई। तकरीबन मैंने जब ऑलमोस्ट 30 के करीब जब वीडियोस बना ली तो हुआ ये कि इंटरनेशनल फोरम पे मुझे उस पर जो है BBC चांस मिला। BBC उर्दू ने जो है वो अप्रोच किया, तो उन्होंने मेरे पे एक डॉक्यूमेंट्री बना दी। जब वो बना दी तो फिर समझ लें कि एक टैग साथ अटैच हो गया
कि ये लाहौर का एक लड़का है, नाम साद जाहिद है, और तारीखी इमारतों को एक्सप्लोर करता है। तो तब से जो है तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं ये सिलसिला चल रहा है। अच्छा साहब, देखिए आपने कहा एक्सीडेंटल शुरू हुआ, आपका प्रोजेक्ट था फोर्सफुली योर टीचर्स वांट्स यू टू डू दिस ना, बट स्टिल अब देखो ना, दिस ऑल थिंग्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मतलब मैं किसी तारीखी इमारत में जाती हूँ तो मैं ये इमेजिन करती हूँ कि यार तो उस वक्त क्या रॉयल्टी होगी, और वहाँ पे जैसे शीश महल की बात करती हूँ तो आई इमेजिन दैट खवातीन जो कि वहाँ पे ना बड़ा बैठी हुई हैं और एंजॉय कर रही हैं। अच्छा, ये चीज़ें ना हमें वहाँ जाकर फील होती हैं। इसको कैमरे में कैद करना is not as much as easy ना as you can imagine। Exactly। तो आपका क्या टारगेट होता है when you making videos? तो आप क्या सोचते हो कि मैंने क्या दिखाना है वहाँ? बेसिकली मेरा जो चैनल का टारगेट है वो यही है कि लाहौर की उन इमारतों को दिखाना जो लोग नहीं दिखाते हैं। मसलन अगर हम कहें कि बादशाही मस्जिद है, वज़ीर खान मस्जिद है, या कोई और इस तरह शाही किला वगैरह है, ये हर किसी ने इसको कवर किया हुआ है। मैंने लाहौर की उन इमारतों को कवर किया है जिनके ऊपर आज तक कोई इवन मेन स्ट्रीम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक में, प्रिंट में कह लें, डिजिटल मीडिया की बात कर लें, ये डिडंट कवर दैट। मैंने उन चीज़ों को टारगेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाहौर की तकरीबन 130 इमारतें जो हैं या स्पॉट्स हैं दिखा चुका हूँ। और मैंने अभी ये शाही किला और ये बादशाही मस्जिद, इनमें से किसी पे वीडियो नहीं बनाई। Because people are making so much videos on this। नाचा हरमीत भी हमारे साथ है, हमारे साथी एंकर इस्लामाबाद से होते हैं। इस्लामाबाद में कंपैरेटिवली हरमीत कम है ऐसी जगह ना, लाहौर में we have so many options to cover। ये बात आपकी दुरुस्त है। लाहौर तो बल्कि तारीखी शहर है, इस्लामाबाद तो अभी बना हुआ है, और आपकी बात पुराने जो गांव हैं कहीं ना कहीं चीज़ आपको मिल जाती है। लेकिन साथ से जानना चाहूँगा, साथ ये बताइएगा कि जाहिर बात है कि जिस तरह आपने फरमाया कि 130 से ज़ायद जो इमारतें हैं, मुझे भी पता है कि मुझे बड़ा शौक़ होता है वैसे तारीखी इमारतों में जाना, उसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में जानना। लेकिन आप ये बताएं कि 130 ऐसी इमारत है, उनको ढूंढना ये बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन ढूंढने से पहले जो हिस्ट्री है वो निकालना, तो उसके लिए क्या आपकी तैयारियां होती हैं? अरमीत भाई, मैं आपको इसका ज़रूर आंसर करता हूँ, लेकिन एक चीज़ मेरी ख्वाहिश थी आपसे मुलाकात हो जाए, और वो अल्लाह ने मौका दे दिया। बहुत सारी चीज़ें आप भी क्योंकि इस चीज़ को कवर करते हैं और मैं आपको फॉलो करता हूँ। गुरुद्वारा एक चोहा साहब समथिंग लाइक दैट, वो मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी और उससे मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ था। तो मैं आपसे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मुझे मिलता है। रही बात आपके क्वेश्चंस की कि मैं इसे एक्सप्लोर करने के लिए कैसे उन चीज़ों को देखता हूँ, तो लाहौर की तारीख के ऊपर बहुत सारी मुस्तनद किताबें लिखी गई हैं। मसलन अगर मैं रेफ़र करूँ, चिश्ती साहब की एक किताब है, फिर कन्हैया लाल की एक किताब है, ये वो किताबें हैं जो मुस्तनद कंसिडर की जाती हैं। लाल की बिल्कुल, इनको जो है मैं रेफ़र करता हूँ। बेसिकली अब वो किताबें लिखी गई हैं 1800 में समथिंग लाइक, और अब हम बैठे हुए हैं 2022 में। उसमें फिर एक मुझे चेक करना पड़ता है कि ये जो इमारत यहाँ पे मेंशन की जा रही है वो एग्जिस्ट भी करती है या वो क्लैप्स कर चुकी है। मसलन अगर लाहौर की बात करें, लाहौर के 12 दरवाजे और एक छोटा दरवाज़ा था, लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल में देखें तो सिर्फ 6 बचे हैं। तो उनको क्रॉस चेक किया जाता है, वहाँ से हिस्ट्री निकाली जाती है, फिर आर्टिकल्स अवेलेबल होते हैं, फिर आप जैसे जो लोग इस पे ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं उनको देख लेता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ। तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास एक डाटा आ जाता है और फिर उसके साथ जो है वो मैं जाता हूँ और उसको कवर करता हूँ। अच्छा साथ, जैसे सोहा ने फरमाया कि अभी जाहिर बात है कि हम इमारतों में, तारीखी इमारतों में जाते हैं तो बहुत सी अजीब सी फीलिंग, ऐसी फीलिंग आती है कि कहीं ना कहीं हम किसी उस दौर में मौजूद थे। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं कहीं वो जो हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि पुराना जन्म, तो कहीं मैं पुराने जन्म में वहाँ पे था, मुझे ऐसा कभी फील होना शुरू हो जाता है। आपके साथ आपकी क्या फीलिंग होती है जब आप जाते हैं और कवर करते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं? सर हरमीत भाई, सारी जो इंस्पिरेशन है वो उस फीलिंग ही की है। जब आप वहाँ जाते हैं और वहाँ पर जाके उस इरा में जब चले जाते हैं। मैं आपको एक स्टोरी से हवाले से थोड़ा सा बताता हूँ जो आप भी रिलेट कर पाएंगे। बैरिया टाउन के साथ ही एक गांव है, बिलाई गिल उसका नाम है। वहाँ पर गिल गोत के सिख सरदार रहा करते थे और उनका वो गांव हुआ करता था। पार्टीशन के बाद वो यहाँ से चले गए, उनकी हवेली वहाँ पर मौजूद है। तो मुझे पता लगा, मैं वहाँ पर गया, मैंने जाके उस हवेली को पूरा एक्सप्लोर किया, उस पर वीडियो बनाई और वीडियो बना के जो है अपने चैनल पर लगा दी। तकरीबन एक हफ्ते बाद मेरे नंबर पे, मैंने नंबर मेंशन किया हुआ था, वहाँ पे मुझे एक व्हाट्सएप के ऊपर एक वॉइस नोट ड्रॉप होता है और मैं उसको ज़रा कन्वर्सेशन स्टार्ट करता हूँ। तो उनका बताना यही था कि जो आपने हवेली एक्सप्लोर की है और जिस पे वीडियो बनाई है, ये बेसिकली हमारे पुरखों की हवेली है, हमारे परदादा की वो हवेली थी। और उन्होंने ये भी बताया कि जब आपने ये वीडियो बनाई और वीडियो जब जाके हमने देखी कि आपने एक्सप्लोर किया हुआ है, तो हमने प्रॉपर जो है वो एक कमरे में सारी फैमिली को इकट्ठा किया और उसके बाद जो है हमने एक LCD के ऊपर वो वीडियो चलाई और उन्होंने जो आखिरी स्टेटमेंट थी वो बड़े मज़ेदार थी। उन्होंने कहा कि जब आपकी वीडियो ख़त्म हुई
तो हमारे जो नई नस्ल के जो हम तरह के जो नौजवान हैं वो देख के खुश हो रहे थे, और जो हमारे पहले के जो लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो रो रहे थे। तो वो उस हवाले में उन्होंने कहा कि उन्होंने फिर मेरी जो है अपने वो बुजुर्गों से जो है ये आप कह लें कि वीडियो पे बात करवाई, वीडियो कॉल पे बात करवाई। वो बड़ी दुआएं दे रहे थे, पुत्र तू ऐ करता, असी सारी जिंदगी रह गई, असी चाहने से उठे जाइए, असी जाके वेखिए। तो वो जो एक मिलाने की जो एक कोशिश थी उसमें जब कामयाबी हुई, वो जो ब्रिज कमाल का जो है वो रोल प्ले किया अच्छा उसमें। साथ देखिए ये चीज़ें भी हैं बहुत सारी। देखिए मैंने आपको कहा कि प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि ये Thank काम you. इस तरह का है कि हर कोई ये काम नहीं करता, हर नहीं तरीके करता। से भी नहीं कर सकता। अच्छा, ऑल दो इन तमाम चीज़ों में आपने कहा कि वो उनका बड़ा दिल दुखा कि हम यहाँ रहना भी चाहते हैं, हम इसको कवर भी करना चाहते हैं, हम इसको सेफ भी करना चाहते हैं, बट दे कुडंट। आपकी अगर बात की जाए तो आप ऐसी जगहों पे जाते हैं, यकीनन आपको भी परेशानी होती होगी, आपका भी दिल दुखता होगा कि हमारा इतना कीमती एहसास है जिसको हम संभाल के रख सके, तो सालों साल संभाल के रख सकें, और ये हमारा इस तरह से हमें इसे सेव करना चाहिए। वॉल सिटी अथॉरिटी की बात की जाए, एक्सवाईजी कंसर्न डिपार्टमेंट्स की बात की जाए, दे आर नॉट वर्किंग ऑन ऑल दीज थिंग्स। एग्जैक्टली। मैं आपको ना मैं हमेशा कोई ना कोई वाकया सुना देता हूँ ताकि ना क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाए और लोग रिलेट भी कर लें। लाहौर में एक इमारत है पुरानी, अब मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता, वैसे ही लोगों का दिल दुखेगा। उसके एक ख़ास एंगल पे एक ख़ास किस्म का ब्लैक कलर का एक स्टोन फिक्स था उस पर। तो मैं कुछ अर्से पहले देख रहा था, तो दोबारा चक्कर लगा तो वो स्टोन वहाँ पे नहीं था, बाकायदा किसी ने जिसे कहते हैं ना उखाड़ के वहाँ से ले गए। अब वहाँ पे एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, मैंने उनसे पूछा कि सर इधर वो था, वो क्या मामला हुआ है? उन्होंने वो जो जुमला बोला वो तो यकीन माने मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि पुत्र ए जड़ा तू वेखन दियां से ला के ना कसाई लै गए ने ते हुण ओहदे उत्ते अपनी छुड़ियां तेज कर देने। तो ये हमारे यहाँ जो है ना इन चीज़ों के साथ जो सलूक है वो किया जाता है। बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं हम, मैं अपने तौर पर कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लोगों को मिला दी है, कुछ लोगों को मज़ीद मिलाने की ख्वाहिश रखता हूँ, तो दुआ करें अल्लाह मुझे इसमें कामयाबी। अच्छा, आगे टारगेट्स क्या हैं साथ? देखिए आपने लाहौर से शुरू किया, दैट इज़ रियली गुड, लेकिन बाज़ुकात आपको इन जगहों को इन्वेंट करने से और कुछ इंटीक चीज़ें भी मिलती हैं। मुझे इंटीक ज्वेलरी से बड़ी मोहब्बत है, मुझे बड़ा शौक है इसे पहनने का, क्योंकि मुझे लगता है कि दे वॉट दैट, उन्होंने वो पहना तो वो उस जमाने की याद है जो मैं भी उसको ना मुझे मेरी बड़ी क्लोज रिलेट कर पाता है। अच्छा, तो आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है अब कहाँ मजीद आपके टारगेट्स हैं कि चले लाहौर को मैंने एक्सप्लोर कर लिया, बट वी हैव सो मेनी ऑप्शंस, कतास्ट्रस टेंपल है, और अगर ये भी एक बात बताएं कि मजहब की कोई है इसमें कि मैंने हर किस्म की इंसिडेंट को कवर करना है स्पेसिफिक? ये इसमें ये जो आपने मजहब की बात की है, मैं इसका पहले आंसर दे दूं। इसमें कोई मैंने जो है वो डिफरेंशिएट नहीं, बाउंड्री नहीं रखी हुई है। मैंने लाहौर के अंदर, हरमीत भाई भी इस बात को फॉलो करेंगे, गुरुद्वारों को कवर किया, समाधियों को कवर किया है, वहाँ पे आपके जो इस तरह की और सिख के हवाले से हेरिटेज है उनको कवर किया है, चर्चेस को कवर किया है। लाहौर के तकरीबन 30 के करीब मैंने जो मंदिर हैं उनको एक्सप्लोर किया है। तो मैं तो इस चीज़ पे जो है बिलीव नहीं रखता, क्योंकि अमारत का तो कोई मजहब नहीं है ना, अमारत तो एक अमारत है, पुरानी है, 200 साल 250 साल, दाने वाला कौन है हमें नहीं पता। एग्जैक्टली। तो मैं इस चीज़ में तो एक तो कोई फ़र्क नहीं रखता। सेकंड बात जो आप कह रही हैं कि आगे का जो इरादा है, अभी फ़िलहाल इरादा यही है कि जो है वो एक बुक मैं लिख रहा हूँ, अल्लाह दुआ करें कि मैं उसमें कामयाब रहूँ, और उसके बाद लाहौर के हवाले से यही है कि कवर कर रहा हूँ, जब लाहौर कवर हो जाएगा फिर इंशाल्लाह बाहर भी जाएंगे। अच्छा जी हरमीत। अच्छा, वैसे मतलब जाहिर बात है कि कई इमारतें जब मैं भी गया हूँ, बहुत सारी, खासकर कटास राज में कुछ ऐसी हिस्ट्री जो मैंने पढ़ी है, बल्कि मैं वहाँ पे गया था तो मुझे हैरानी हुई। साथ के महाभारत की जो लड़ाई थी या 5 पांडवों की जो लड़ाई थी वो यहाँ पे हुई थी, और मैंने उस पर काफ़ी डिटेल में जब हिस्ट्री पढ़ी मुझे हैरानी हुई कि इतनी सारी चीज़ों से अब तक किसी को नहीं मालूम और बहुत ज़्यादा फ़ायदा इससे उठा सकते हैं। तो जब आप इन चीज़ों को देखते हैं आपको कितना कितना दुख होता है। जाहिर बात है कि बहुत हिस्ट्री हमारे पास इस साइड में पड़ी है, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट को क्या, जाहिर बात है कि गवर्नमेंट अगर इसमें हिस्सा लेती, उस चीज़ों को एक्सप्लोर करती, मीडिया के थ्रू, मीडिया के जरिए मुख्तलिफ एग्जीबिशन होते, मुख्तलिफ सेमिनार होते, तो क्या आप क्या समझते हैं कि कितना फ़ायदा होता है इस मुल्क को और जो इकॉनमी है हमारी? हरमीत भाई, मेरा ख्याल है कि अगर हम इस चीज़ को फॉलो कर लें और जो हमारे यहाँ हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं अगर हम उनको रिकवर कर लेते हैं और उसके लिहाज से चीज़ों को लेके चलते हैं तो पाकिस्तान की इकॉनमी में ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है। लाहौर शहर में ऐसे ऐसे नगीने हैं, मैं आपको बताऊं तो मेरा ख्याल है कि ये शो हम कई शो इसके ऊपर कर सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त। हम सिख बात करें, 5वें गुरु जो है उनकी यहाँ पर एक गुरुद्वारा मौजूद है। हम हिंदुओं की बात करें, उनके यहाँ पर बड़े पवित्र स्थान जिसको कहते हैं वहाँ मौजूद है। लाहौर के अंदर आप देखें, आपको मुगल्स भी मिल जाते हैं, आपको सिख हिरा भी मिलता है, आपको ब्रिटिश हिरा भी
मिलता है, और उससे भी पीछे चले जाएं तो आप दिल्ली सल्तनत की जो चीज़ें हैं वो भी मिल जाती हैं। तो रिच हिस्ट्री है, एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। एक बड़ा अनफॉर्चुनेट हमारे यहाँ एक प्रैक्टिस है जो मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा मीडिया की वसातत से, कि हम लोग चीज़ों को महफूज बनाते हैं, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग ये गलती ये करते हैं कि पुरानी इमारतों को महफूज करने के बजाय उसके ऊपर टाइल्स लगा देते हैं, जिससे जो अंदर का वो उनका फ्रेस्को वर्क है, जो ओरिजिनल उनकी टाइल्स हैं जो उसके नीचे होती हैं, वो दब जाती हैं, और उससे उसकी जो नेचुरल ब्यूटी है वो ऑलमोस्ट डिजास्टर एक किस्म का उनके लिए साबित होती हैं। तो अगर आपने इस चीज़ को करना है, प्रॉपर करें। इसके ऊपर आप आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के लोगों को बिठाएं, वॉल सिटी के लोगों को बिठाएं, और उसको आप एक इस तरीके से करें कि चीज़ें जो है वो ख़राब ना हो। अच्छा ठीक है, साथ ये बताएगा, कंसाइज करते हैं चीज़ों को, यू शुड टेक इट एज अ करियर एज वेल ना, मतलब आप इसको अपना पेशा बनाना चाहते हो। अब जब आप बहुत सारी वीडियोस कवर करते हैं तो कवर करने का मकसद ये होता है कि आप हाईलाइट कर रहे हैं कि ये इशू है, यू शुड टेक केयर ऑफ दीज बिल्डिंग्स जो कि हमारा कीमती असासा है। तो अब आपका आगे क्या प्लान है? कौन कौन ऐसे डिपार्टमेंट्स जिन्होंने आपसे रब्ता किया है, दे वांट टू वर्क विद यू, सो व्हाट्स योर प्लान? अभी डिपार्टमेंट के ऊपर मैंने कभी इतना रिलाई नहीं किया। मैं अपना इंडिपेंडेंट वर्क करता हूँ, मेरा काम है हाईलाइट करना। मैं उस अथॉरिटी में नहीं हूँ कि मैं उसको ठीक कर सकूँ। ठीक है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। कुछ डिपार्टमेंट ने रब्ता किया, आर्कियोलॉजी के डिपार्टमेंट के कुछ एक दो लोग हैं, उन्होंने मुझसे रब्ता किया। वॉल सिटी के साथ एक दो प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिला। अभी चीज़ों को हाईलाइट कर रहा हूँ। वो कहते हैं दिल्ली दूर रास्ता, अभी बहुत लंबा सफ़र है। लाहौर तो मैं ये कहता हूँ कि किसी ने पूछा था मुझसे आप की तरह कि अगर लाहौर ख़त्म हो गया, मतलब हिस्ट्री के हवाले से, तो आप क्या करेंगे? मैंने उन्हें ये कहा था, मैं कल 365 दिन भी लाहौर को मैं एक्सप्लोर करूँगा, अगले दिन फिर कुछ ना कुछ निकल आएगा। ये नहीं किया हुआ। तो ज़रूरी है इस पे। लाहौर से पता नहीं क्या है, ख़ास किस्म का इश्क हो गया है, निकलने का दिल ही नहीं करता। ये किसी और से मोहब्बत है, ऐसे ना कि आपके लाहौर से मोहब्बत हो गई है। अच्छा, क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को ओवरऑल, खासतौर पे आम पब्लिक को जो ख्याल नहीं करती, उनको ख्याल करना चाहिए? ख्याल करना चाहिए। सबसे पहले तो जी जो वहाँ के मुकामी लोग हैं उन्हें इस जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि आपके साथ जो ये हेरिटेज है कितना खूबसूरत है, ये जो प्लॉट के अंदर मौजूद है, ये प्लॉट के अंदर वो हेरिटेज आप महफूज करने के लिए रखा गया है, ना कि उसको कूड़ेदान के तौर पर। 2-2, 3-3 फुट जो है वो कूड़ा पड़ा होता है। मेरी आदत है, मैं नहीं इन चीज़ों को बॉदर करता, मैं उसमें से गुजर के अंदर बिल्डिंग के अंदर चला जाता हूँ और उसको एक्सप्लोर कर रहा होता हूँ। खुदारा इन चीज़ों की कदर कीजिए। आप देख लें कि हमारा जो टर्की है वो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स के ऊपर जो है वो कितना कमा रहा है। आपका लंदन जो है वो सारा इस चीज़ के ऊपर, उसकी ब्यूटी ही यही है कि वहाँ पे पुरानी है, कमा कितने रहे हैं, पूरी दुनिया जाती ही वहाँ पे इसी मकसद के लिए है। तो प्लीज़ इन चीज़ों का एहसास करें। ये बेजुबान इमारतें हैं, ये आपसे बोल नहीं सकती, आपको एहसास करना पड़ेगा। आप जब वहाँ पर कूड़ा फेंकना बंद कर देंगे तो बाहर की किसकी जरूरत हो सकती है वहाँ पर आके कोई इस तरह की एक्टिविटी करे? तो इन चीज़ों का ख्याल करें, इंशाल्लाह इन्हीं चीज़ों से जो है आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच साद, गुड टू सी ऑल, अप्रिसिएशन फ्रॉम आवर साइड। और हम चाहते हैं कि आप मजीद भी अच्छा काम करें। भाई थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी और हमारी भी है, हमें भी थोड़ा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा ताकि हम भी पाकिस्तान की कीमती असासों को महफूज बनाने में थोड़ा सा किरदार अदा कर सकें। तो एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बदलते मौसम की। आज तो मौसम अच्छा है, प्रोग्राम का आगाज़ हमने इसी थॉट से किया, लेकिन खुश्क साली की जो प्रोडिक्शन यूएन की जानिब से 2025 के लिए की गई थी उसके असरात अभी से नज़र आना शुरू हो गए हैं। और अगर बात की जाए अप्रैल की, तो शदीद पड़ने वाली जो गर्मी है, इस गर्मी ने हमें तो मुतासिर किया है, हम इंसानों को, हैवानों को, लेकिन फसल यानी ज़राअत की अगर हम बात करें तो फसलों को भी शदीद नुकसान पहुँचा है। आम का सीज़न है, आम की फसल की बात की जाए, और कल मैं किसी गैदरिंग में बैठी हुई थी, चावलों की खास तौर पर बात की जा रही थी कि सिंध में बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी और पानी की कमी की वजह से इस दफ़ा चावल का बिजनेस करने वाले जो लोग हैं वो तो खुश हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट होगा, बट ऑल दो उसकी तरह अगर आने वाली फसल को पानी नहीं मुहैया किया जाएगा तो नुकसान और डेफिशिएंसी का खतरा भी अपनी जगह बिल्कुल वैसे के वैसे है। इस पर हम आज के प्रोग्राम में डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ जो मौजूद है चौधरी जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये है नुमाइंदा पाकिस्तान किसान इत्तेहाद। सर आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी सर कहिएगा, तमाम तर सूरत हाल में आप क्या सोचते हैं, क्या लगता है आपको कि अगर ज़राअत की बात की जाए तो ये वो पेशा है जो रीढ़ की हड्डी भी जिसको कहा जाता है, और आगे पाकिस्तान की मैशत का जो हाल है, उसके बाद ये जो खुश्क साली की हम बात कर रहे हैं, हम गर्मी की बात कर रहे हैं और बदलते मौसमियाती तब्दीली की बात कर रहे हैं, कितने असरात मुरतब हो सकते हैं, हम कितना मुतासर हो सकते हैं? जी मैं इस बारे में ये अर्ज करनी चाहूंगा कि दुनिया में ये जो आ रही है आफत मौसमियाती तब्दीली की, इसमें बहुत बड़ा किरदार तो वेस्टर्न कंट्रीज का है जिन्होंने कार्बन को कम करने के लिए कुछ नहीं किया।
लेकिन इसके बुरे तरीन असरात जो हैं वो पाकिस्तान पे अभी से पड़ना शुरू हो गए हैं। अभी आप पहले फरमाते कि अप्रैल में गर्मी पड़ी, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये मार्च से शुरू हुई। जो मार्च की हीट वेव आई है उससे ना हमारी गंदम की फसल मुतासर हुई, उससे मिलियंस ऑफ टन जो है हमारी गंदम की पैदावार कम हुई। उसके अलावा जो आम का बूर था वो जल गया, इसीलिए आम की पैदावार मुतासर हुई। और अब जो खदशा है बाकी फसलों में भी आ रहा है। मकई की पैदावार पूरी नहीं आ रही, अभी जो चावल की है वो उसकी पूरी नहीं आएगी, उसकी नहीं आएगी। तो इससे शदीद तरीन जो मुतासर हो रहे हैं वो हमारे जिम्मेदार हैं, पाकिस्तान के किसान हैं, और वो खुसूसन जनूबी पंजाब और सिंध बलोचिस्तान ये सब शदीद मुतासर हो रहे हैं। इससे ना सिर्फ कौमी पैदावार में कमी आएगी बल्कि गुर्बत को खत्म करने की बजाय ये गुर्बत में इजाफे का सबब बनेगी। तो मैं हुकूमत को फौरी तौर पे इसके बारे में इसके असरात कम करने के लिए बहुत सारे इक़दाम करने की जरूरत है। जी हरमीत। अच्छा जावेद साहब, जिस तरह आप फरमा रहे थे कि हम इसमें कोई शक नहीं कि 15 मार्च से जो है बड़ी शदीद किस्म की गर्मी जो है वो शुरू हुई थी। और अब अगर हम देखें तो आम की जो फसल है वो भी बहुत, उसमें भी कमी आई है, जिस तरह गंदम और दीगर चीज़ों के बारे में आपने फरमाया। अब ये बताया कि ये जो मौसमियाती तब्दीली है ये तो अब ये मामला जो है इसके साथ तो हमें निपटना होगा क्योंकि हालात इस किस्म के कि मजीद जो है वो बिगड़ाव जो है ये पैदा होगा। तो आपकी नजर में कौन से ऐसे इक़दाम हैं जो करने चाहिए हुकूमत को ताकि ये जो मसाइल है, क्योंकि मुल्क तो ज़रूरी मुल्क है, अगर मुल्क में ज़राअत नहीं बचेगी तो मुल्क आगे कैसे तरक्की करेगा? इसमें जो मौसमियाती तब्दीली जो कुदरती तौर पे आ रही है, जो इंसानी फॉसल फ्यूल्स के इस्तेमाल की वजह से ये ज्यादा बढ़ गया टेम्परेचर पूरी दुनिया में, लेकिन खसूसन पाकिस्तान, इसके असरात अगर कुदरती तौर पे भी आ रहे हैं तो साथ ही साथ हमारी गवर्नमेंट भी उस सिलसिले में कुछ नहीं कर रही। जो गवर्नमेंट को करना चाहिए वो किसानों को सब्सिट्यूट देना चाहिए, इससे का फसलों के सब्सिट्यूट हों, उन पे रिसर्च हो, रिसर्च इस बुनियाद पे हो कि जो कम पानी इस्तेमाल करने वाली फसलें हैं हम वो लगाएं, और साथ ही साथ हम उनकी इनपुट कॉस्ट जो हैं उनको कम करके हम किसानों की मदद कर सकते हैं। जो उनकी पैदावार में कमी आई है वो उसका अजाला उस तरह से हो सकता है। साथ ही साथ हमें बहुत सारे प्लांटेशन मूवमेंट शुरू करने की जरूरत है। उसमें ना सिर्फ जनरल जो हमारे आम रवायती पौधे हैं वो लगाने की जरूरत है। हमारी सड़कें खाली पड़ी, हमारी नहरें खाली पड़ी हैं, तो उनके ऊपर हमें फ्रूट के जो पौधे हैं वो भी लगाने चाहिए, और साथ ही साथ प्लांटेशन को इतना बढ़ावा देना चाहिए ताकि इसके असरात को कम किया जा सके। ठीक है जावेद साहब, ये कहिएगा कि आपने कहा है कि मार्च और अप्रैल में जो हीट वेव शदीद हुई है उस गर्मी की वजह से गंदम और आम की फसल जो है वो तो मुतासर हुई है, डैमेज इज डन, लेकिन आप कुछ सोल्यूशंस की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए। अगर अगली बात करें तो मकई और चावल का भी आपने जिक्र किया, उसकी फसल को बचाने के लिए फौरी तौर पर क्या किया जा सकता है कि हम थोड़ा बहुत रिजर्व तो हमारे पास ऑलरेडी है नहीं, हम डिमांड सप्लाई के ऐसे मसले में पड़ जाएंगे जो कि मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है, और उसके बाद हम अल्टीमेटली सफर करेंगे। तो इमीडिएट क्या आपको लगता है क्या हल हो सकता है, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? मैंने यही अर्ज किया है कि जो मौसमी असरात हैं, जब पोलिनेशन का वक्त होता है, अगर शदीद गर्मी हो जाए तो उसकी पोलिनेशन सही नहीं होती, चाहे वो चावल की फसल हो, चाहे गंदम की हो, चाहे वो मकई की हो। अब मकई के जो असरात हैं वो पैदावार में कमी से आएंगे, हमें उसका एरिया बढ़ाने की जरूरत होगी। एरिया अगर हमें पानी नहीं मिलेगा तो कैसे बढ़ाएंगे? बिजली वो लोड शेडिंग शदीद हो रही, हमें लोड शेडिंग को फौरी तौर पर खत्म करना चाहिए। जिम्मेदार को सबसे उसमें सब्सिडी देना चाहिए, उसकी इनपुट कॉस्ट कम करना चाहिए ताकि वो इससे बदल ना हो, उसकी पैदावार में कमी, उसकी आमदन में कमी, जिसके असरात ठीक है। सूरत हाल में देखना यही है कि शदीद गर्मी जो पड़ रही है उसके बाद सूरत हाल को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। हमारे साथ चौधरी जावेद साहब मौजूद थे, आपने अपना वक्त दिया सर, बेहद शुक्रिया। लेकिन इस तमाम चीज़ों में हमें ये चीज़ कीप इन माइंड रखनी पड़ेगी कि पाकिस्तानी मैशत का जो भी हाल इस वक्त है, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से निकल के, पॉलिटिकल इंटरेस्ट से, इन्फ्लुएंस से निकल कर जल्द अज जल्द कुछ फैसले करना वक्त की अहम जरूरत है। हम मजीद भी प्रोग्राम में कुछ चीज़ें शामिल करेंगे, हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। सो
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से आप सबको सुबह बखैर। शो हमारा खत्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि एक वेकअप कॉल आपको दी जाए कि आज के दिन आपने क्या पहनना है, कैसे पहनना है, क्या करेंगे, आज के दिन आप कैसे प्रेजेंटेबल और अच्छे लगेंगे। शो को हम इस नोट पर खत्म करते हैं। लेकिन आजकल एक दौड़ चल रही है सोशल मीडिया पे, फिर टॉकिंग अबाउट इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक। जो हमने देख लिया हमने वही करना है। ब्रांड कॉन्शियस तो हम हैं, ऑल दो के बैन लग चुके हैं अब आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे, लेकिन अब कम वसाइल में किस तरह से अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखाना है, दैट इज़ अ क्वेश्चन मार्क, जिसका जवाब आज के शो में हम लेंगे। किससे लेंगे आपका तारुफ कराती हूँ। मेरे साथ मुराद रहीम खान स्टूडियोज में मौजूद हैं। ये लाइफस्टाइल आर्ट, प्रेस इन्फ्लुएंसर भी हैं, PR एक्सपर्ट भी हैं, जो कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है। तो मैंने सोचा कि आप मुराद को बुलाते हैं स्टूडियो में। मुराद कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले जी अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। अच्छा, आपको आज के शो में हम वेलकम कहते हैं। आफ्टर वेलकम मुझे बताएं कि लोग बहुत चाहते हैं, एवरीवन लाइक हर कोई चाहता है कि वो प्रेजेंटेबल लगे, लेकिन अफोर्डेबिलिटी को कीप इन माइंड रख के कैसे हम अपनी लाइफस्टाइल को, अपने पहनावे को बेहतर कर सकते हैं कम वसाइल के साथ। अच्छा, फॉर मी अगर मैं अपने आप को देखूं तो फैशन इज नॉट अबाउट ब्रांड्स एट ऑल। फैशन इज अबाउट कैरिंग योरसेल्फ, कि आप कपड़े पहन के उस लिबास को किस तरह कैरी करते हो, किस तरह स्टाइल करते हो। वन शुड बी फैशन कॉन्शियस, ट्रेंड कॉन्शियस, नॉट ब्रांड कॉन्शियस, राइट। कि आपको ब्रांड्स के लिहाज से नहीं सोचना चाहिए कि इस चीज़ की कीमत क्या है, आया एक जूता 200 रुपये का है या एक जूता 10,000 रुपये का है, फ़र्क कोई नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो पर्सनैलिटी के अपने ऊपर है कि वो उस जूते को कैसे ग्रेस देता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और अगर आप कहें कि रीजनेबल चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, कहाँ से नहीं मिलती हैं, सो हम तो डिज़ाइनर्स हैं, हमने तो पढ़ा हुआ है कि रीजनेबल फैशन क्या है। और फैशन जितना भी है ना, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बनता सब रीजनेबल है, रीजनेबल है बिकॉज़ अच्छा मेकिंग बड़ी मैटर करती है कि आप मेकिंग कहाँ से करते हो। आपने कहा कि 200 का जूता हो या 10,000 का हो, हाउ यू कैरी योरसेल्फ, दैट्स द पॉइंट। अच्छा, हम कुछ पर्सनालिटीज का जिक्र करते हैं। हरमीत भी हमारे साथ मौजूद है। हरमीत इस्लामाबाद से हमारे साथ होते हैं, हमारे को होस्ट हैं। हरमीत, डू यू रिमेंबर द कायद आज़म का जो एक अरोमा था, एक पर्सनालिटी थी, और ना उस जमाने में ट्रेंड सेट करना, आजकल भी बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, लेकिन हम उसी चीज को कीप इन माइंड रखते हैं। तो आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, मुराद से कुछ टिप्स लेना चाहते हैं? जी, मुराद ने बड़ी अच्छी बात की कि भाई बहुत सारी चीज़ें जो हैं खासकर ब्रांड के हवाले से मैटर नहीं करती हैं, कम से कम आप उसको कैरी कैसे करते हैं। मुराद पाजी, हम एक बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखते हैं, बहुत सारे लोगों में भी देखते हैं जिनकी ख्वाहिश होती है कि भाई वो ज़्यादा स्टाइलिश लगे, उनकी पर्सनालिटी अच्छी लगे, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें पहन के भी उनको समझ नहीं आती है और ना वो लगते हैं। क्या करना चाहिए बाजी ऐसा कि लगे वो, अगर ब्रांड की चीज़ें पहन के भी वो अच्छे नहीं लगे तो उनको क्या कोई टिप्स? यार मुझे तो खुद कभी कभार लगता है कि मैं अच्छा नहीं, बट इट्स ऑल अबाउट कैरिंग योरसेल्फ। इट्स ऑल अबाउट कैरिंग योरसेल्फ। लाइक एवरी बॉडी टाइप इज हैविंग अपनी एक किस्म की स्पेसिफिकेशंस ऑफ क्लोथिंग, राइट। अगर इफ़ आई एम बल्की एंड यू आर स्लिम स्मार्ट टॉल, तो आपको जो चीज़ें अच्छी लगेंगी वो मेरे लिए नहीं हैं। अब इवन के ब्रांड्स भी, अगर आप कोई भी लोकल ब्रांड्स भी देखो ना, तो वो एक कंटेंट टाइप है इन्फ्लुएंसर जनरेटेड और एक है यूज़र जनरेटेड। इन्फ्लुएंसर जनरेटेड कंटेंट तो वो है जो कि कोई इन्फ्लुएंसर ने पहन लिया और वहाँ से रिलेटेबल कंटेंट देखते चलते गए। बट यूज़र जनरेटेड कंटेंट वो कंटेंट है कि जो मेरे जैसे किसी मॉडल ने या मेरे जैसी पर्सनैलिटी, जिसका कलर कम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क हो, जिसका आप कह लें बॉडी वेट थोड़ा प्लस साइज की तरफ हो, या जिसका फेस टाइप मेरी तरह का हो या हाइट मेरे जैसी हो, उसको देख के जो मैं रिलेट कर रहा हूँ ना, तो वहाँ से मैं चलता रहूँगा रिलेटेबल फैशन की तरफ। मैं उसको कहूँगा कि अच्छा, अगर इस बंदे पे ये चीज़ सूट करती है तो ये चीज़ मुझ पे भी सूट करती है। एंड इट्स ऑल अबाउट लाइक, अगेन मैं वही बात करूँगा कि फैशन जो भी है ना, वो इंसान के अपने अंदर है। फैशन और ब्रांड की कोई नाम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा मुराद, बड़ी अच्छी बात है कि द कॉन्फिडेंस, मतलब किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए, जो है आप हैं। हाँ, एडवाइज योरसेल्फ। मतलब you need to be comfortable in your own skin. What say? मुझे ऐसा लगता है कि आपको देखिए, कॉन्फिडेंस इज बेस्ट मेकअप दैट यू कैन वेयर एवरीवेयर ना। लेकिन आजकल ऐसा होता है कि देखिए, अगर आपने कहा इन्फ्लुएंसर, किसी ने कोई वीडियो बना ली, कोई ट्रांजिशन वीडियो हो, कोई पिक्चर हो, कोई स्टोरी हो, अब एवरीवन फॉलोइंग द सेम थिंग, क्योंकि फॉलोअर्स फॉलो करते हैं, हर चीज आपके लिए नहीं होती। अब वैसे तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को भी लोग एक डिफरेंट एंड पे ले गए हैं। इट्स ऑलमोस्ट 7 years I have been doing it and जब हमारे टाइम पे भी when we started तो things were very different। तब एक्चुअली ऑडियंस जो थी वो बड़ा रिलेट करके चल रही होती थी, और वो जो फॉलोअर्स होते थे वो मिनिमम होते हुए भी बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड बैक करते थे। अब इस वक्त जो मार्केट का ट्रेंड है, वो हर कोई ट्रांजिशन वीडियो बना रहा है, कोई नीचे से उठ रही है, कोई ऊपर से बैठ रही है, कोई दुपट्टे उड़ा रही है। सो वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ वो वाली माइलेज नहीं दे सकती। मगर अगेन, जब आप एक
कोई भी सिंपल से लड़के को कहीं से उठा के कहेंगे ना कि यार ये पहनो, या कोई भी सिंपल सी लड़की को ये पहनो, तो उस जैसे लोग क्योंकि हमारी मासेस में है ना, उससे रिलेट करके वो चीज़ खरीद लेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, लाइफस्टाइल आर्टिस्ट होने में बहुत सारी चीजें आती हैं। इट्स नॉट अबाउट क्लोथ्स, Yes. इट्स नॉट अबाउट मेकअप, इट्स नॉट अबाउट कि आपने जूते कौन से पहने हैं, इट्स अबाउट लाइफस्टाइल। Yes. अब मेरा सवाल जो शुरू में था वही उसी को कंसाइज करते हैं कि आप किस तरह के कम वसाइल में अपने आप को ज्यादा प्रेजेंटेबल बना सकते हैं बाय एवरी मीन। अब हमने अगर बाल कट कराने हैं तो हम टोनी एंड गाई जाएंगे, नहीं। रिजॉर्म ही जाएंगे, किसी आम हिजाब से कैसे हम करा सकते हैं? अच्छा, इसके लिए ये है, देखें अगेन मासेस हमारे पाकिस्तानी लोग तो वैसे ही माशाल्लाह शक्ल सूरत के इतने प्यारे होते हैं कि उनको थोड़ी सी उनको ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है। और आप किसी भी नाई के पास चले जाएंगे ना, कहेंगे मेरे बाल काट दो, मेरे टेंट कर दो, तो वो बड़ी खूबसूरत सी टेंट कर देगा और आपका चमकता हुआ लश्कारे मारता हुआ सामने आ जाएगा। हाँ हाँ, HSY टाइप। अब HSY इज नॉट लाइक वो टोनी एंड गाई से टेंट नहीं कराता हो, क्या पता खुद ही मशीन मारते हो। यस, हाँ, तो इसके ऊपर ये बात है। अब अगेन जब हम बात करते हैं कि हमें कम वसाइल में चीज़ें कहाँ से खरीदनी चाहिए, क्या लेना चाहिए, इसके ऊपर क्या पॉइंट्स हैं। देखिए हमारे पास मासेस में एक बड़ी बेसिक, एक बड़ा नंबर मेजर है जो कि बहुत कम बजट के साथ रह रहे होते हैं अपने, और उन्होंने घर का गुजारा भी करना, ईद पे कपड़े भी खरीदने हैं। तो डिफरेंट बाजार हैं। अगर मैं लाहौर की मार्केट्स की बात करूं तो आप करीम ब्लॉक चले जाएं, वहां से आपको बहुत अच्छे कपड़े मिल सकते हैं। आप क्या नाम है, इचरे चले जाएं, आपको वहां से बहुत अच्छे मिल सकते हैं। शाहालमी से आपको बहुत डिफरेंट चीजें मिल सकती हैं। नॉट ओनली क्लोथ्स, लाइक लाइफस्टाइल के अंदर आपके घर के लिए आपने बर्तन शर्तन लेने, तो वो सब कुछ भी आ जाता है, राइट। वो सब कुछ आपको वहां से मिल सकता है। इवन के यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट अब निकल गया हुआ है प्री लव क्लोथ्स का, जिसको हम उर्दू में कहते हैं लंडा बाजार से हम जाके, लंडा बाजार से भी लोगों को बहुत अच्छी से चीजें मिल सकती हैं अपना तन ढांपने के लिए, राइट। आप देखें हमारे यहाँ पे हर किस्म के बंदे हैं, हर बजट के साथ रहने वाले लोग हैं, तो उन सब के लिए डिफरेंट जगहें जरूर हैं, बट कुछ लोगों को उन जगहों का पता नहीं है कि हमने उन जगहों पे कैसे जाना है, कहाँ से शॉप करना है। अब एक ब्राइडल लहंगा है तो वो 10 लाख का नहीं बनता, वो 10,000 का ही बन सकता है, वो 5,000 का ही बन सकता है। आप जाए अनारकली, आप जाए सदर बाजार, तो वहाँ पे आपको इस रेट में भी मिल जाएंगे, रेडी टू वेयर मिल जाएंगे। सो अगेन आपने जो भी चीज ली उसकी फिटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपके जिस्म के लिहाज से होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं इसको बहुत ज्यादा फिट कराऊंगा या कराऊंगी तो मैं ऑकवर्ड लगूंगी, अगर मैं इसको बहुत ज्यादा लूज कराऊंगी तो मैं ऑकवर्ड लगूंगी। एक टिप दे देता हूं कि आपने जब भी कपड़े पहनने हैं तो मेक श्योर करना है कि उसकी फिटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके बाजुओं की फिटिंग है। अगर बाजू आपके फिटेड हैं तो इफ यू आर मस्कुलर तब भी आप प्यारे लगते हो, इफ यू आर लीन तब भी आप प्यारे लगते हो, और इफ यू आर मिडवे मेरे जैसे तब भी आप सही लगते हो। मेरे प्रोड्यूसर भी यही कहते हैं, बाजू फिट होने चाहिए। बाजू फिट होने क्या क्या करना पड़ता है स्क्रीन के लिए? हरमीत, आप कुछ और पूछना चाहते हैं? नहीं, मैं मुराद पाजी, मतलब ये बाजू फिट होने की बात आपने की, तो ये मर्द और ख्वातीन दोनों के लिए है। यस बिल्कुल। हरमीत साहब की तो अपनी पगड़ी इतनी जबरदस्त सेट साथ क्या पर्सनालिटी उन्होंने कैरी की हुई है, सो दैट्स व्हाट मैटर्स। दिस इज अगेन ना, आप देखें हमारे यहाँ पे आप जैसी स्टाइलिंग करने वाले बहुत कम लोग होंगे, बट दे कैन टोटली रिलेट कि एक पगड़ी के साथ नीचे पेंट कोट को कैरी करना, how does it look? And it's looking so nice on you, how you have contrasted that tie with the pagdi, so वो बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा ठीक है, चलिए जाते जाते मेकअप के हवाले से एक छोटी सी टिप देखने वाली सारी ऑडियंस को। मेकअप के हवाले से, मेकअप इज इन अ ब्यूटी। It's in your, if you are glowing, that's your makeup. I also work with a makeup artist, a very known makeup artist of Lahore, हिफ्सा खान। तो मैं हिफ्सा से बहुत सारी चीजें सीखता हूँ। हाँ, हिफ्सा मुझे बताती हैं, वो अगेन ये चीज बताती हैं कि यार हर इंसान प्यारा है, मेकअप सिर्फ कुछ इन्हांसमेंट देता है और वो उनके नेचुरल फीचर्स को इन्हांस करती हैं हिफ्सा। ठीक है, उनके पास माशाल्लाह शी इज वन ऑफ द टॉप मेकअप आर्टिस्ट ऑफ लाहौर। यस, एंड जब वो काम कर रही होती है उनके पास से माशाल्लाह इतनी ब्राइड्स उनके सैलून से रोज निकलती है, तो मैं देखता हूँ कि यार किसी के भी फीचर्स खराब नहीं हुए, वो उन फीचर्स को सिर्फ लाइट से एनहांस करके बताते हैं कि यार ये खूबसूरती आपके अंदर की है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच। आपसे डिस्कशन का आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिला होगा, वो ये कि आपकी खूबसूरती आपके अंदर और आपके चेहरे पे आया होती है अगर आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो कम वसाइल में किस तरह से आपने ज्यादा अपने आप को एनहांस और प्रेजेंटेबल बनाना है, ये तो मुराद ने आपसे बता दिया। अब लेंगे हम आपसे इजाजत, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और प्यारे लगते रहिएगा। अल्लाह हाफिज।